तो हेलो दोस्तों, आर के लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज और मैं पढ़ाता हूँ आपको बिजनेस स्टडी। हर बार की तरह जान लेते हैं कि ये जो बिजनेस स्टडी है वो हिंदी वर्जन में है, 12वीं कक्षा वालों के लिए, और ये सीबीएसई का कोर्स है जो मैं आपको करा रहा हूँ। और ये वो बुक है जिससे मैं आपको पढ़ाता हूँ, जिसके राइटर आर के सिंगला हैं। आज मैं आपके चैप्टर 7 निर्देशन के साथ हाजिर हूँ। चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है, तो चलिए बिना देर किए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस एक्सरसाइज में हम निर्देशन के बारे में जानने वाले हैं। जानेंगे कि निर्देशन की क्या परिभाषा होती है, क्या इसके महत्व होते हैं और कितने प्रकार के इसके तत्व होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि निर्देशन की क्या परिभाषा होती है। तो इसका अभिप्राय संगठन में मानव संसाधन को निर्देश देना, उसका मार्गदर्शन करना, संदेश वहन करना व उन्हें अभिप्रेरित करना है। अब निर्देशन का मतलब ये है कि संगठन में जितने भी मानव संसाधन, मतलब कि जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनको निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना, उनका संदेश वहन करना और उन्हें अभिप्रेरित करना है। ठीक है, तो ये निर्देशन की थी परिभाषा जो हमने समझ ली। तो अब देख लेते हैं निर्देशन की विशेषताएं। तो पहला है, निर्देशन गतिशीलता प्रदान करता है। प्रबंध के अन्य कार्य गतिविधि हेतु आधार तैयार करते हैं, परंतु निर्देशन संगठन में कार्य आरंभ करता है। अब इसका मतलब ये है कि जो प्रबंध के शुरू के जो 3 कार्य हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं, उसमें क्या होता है, उसमें केवल गतिविधि के लिए आधार तैयार किया जाता है। जैसे कि हमें जो भी कार्य करना है उसके लिए आधार तैयार करते हैं कि वो कैसे करना है। ठीक है, लेकिन वास्तव में वो कार्य निर्देशन में आकर स्टार्ट होता है। ठीक है, जो शुरू के 3 कार्य हैं उसमें तो हमने कार्य के लिए आधार तैयार किया कि कार्य को कैसे करना है। ठीक है, और उसके बाद हम जब निर्देशन में पहुंचे तो वहां पर उसके कार्य को हमने आरंभ कर दिया। ठीक है, तो दूसरा है, निर्देशन प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर होता है। उच्च स्तरीय प्रबंधक से लेकर निम्न स्तरीय प्रबंधक तक सभी निर्देशन का कार्य करते हैं ताकि वास्तव में काम कर रहे लोगों का मार्गदर्शन हो सके। अब इसका मतलब ये है कि निर्देशन प्रत्येक स्तर पर होता है। और क्यों होता है? क्योंकि उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक के जो प्रबंधक होते हैं वो सारे निर्देशन का कार्य करते हैं। ताकि क्यों करते हैं? क्योंकि जो वास्तव में जो कर्मचारी काम कर रहे होते हैं उनका मार्गदर्शन हो सके, उन्हें कोई तकलीफ, कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये इसलिए प्रत्येक स्तर पर आवश्यक होता है। अगला देख लेते हैं। अगला है आपका स्तत प्रक्रिया। ये स्तत प्रक्रिया तो आपने जितने भी पीछे भी पढ़े सब में आता है और सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। निर्देशन, पर्यवेक्षण, संदेशवहन, नेतृत्व व अभिप्रेरणा की निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया होती है, अतः यह स्तत प्रक्रिया है। स्तत प्रक्रिया इसलिए है कि निर्देशन के जो मैंने आपको तत्व बताए थे वो जानेंगे। वो 4 तत्व हैं इसके निर्देशन के, वो यही है। पहला है पर्यवेक्षण, दूसरा है संदेशवहन, तीसरा है नेतृत्व और चौथा है अभिप्रेरणा। ये 4 तत्व हैं निर्देशन के। ठीक है, और ये चारों तत्व निर्देशन में निरंतर रूप से चलती है, मतलब हमेशा चलती रहती है। इसलिए ये निर्देशन है जो स्तत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अगला है, निर्देशन का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। यह उच्च स्तरीय प्रबंध से शुरू होकर निम्न स्तरीय प्रबंध पर समाप्त होता है। अब जो निर्देशन होता है वो उच्च स्तर से चलता है और निम्न स्तर तक आके समाप्त हो जाता है। मतलब कोई भी जो भी निर्देश देना होगा वो ऊपर से आएगा, ऊपर से फिर मध्य तक आएगा और मध्य से निम्न स्तर तक आएगा। ठीक है, तो निम्न स्तर तक आके ये समाप्त हो जाता है। तो ये यहाँ पर हमने निर्देशन की विशेषताएं देख ली। तो अब देख लेते हैं निर्देशन के महत्व। तो पहला है, यह गतिशीलता प्रदान करता है। ये निर्देशन की पहली विशेषता भी थी कि यह गतिशीलता प्रदान करता है। अब ये महत्व भी है कि यह गतिशीलता प्रदान करता है। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या है। तो प्रबंध के प्रथम 3 कार्यों तक कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली जाती है। ठीक है, लेकिन वे अपना काम प्रारंभ नहीं कर सकते जब तक उन्हें बताया ना जाए कि उन्हें क्या और कैसे करना है। यह कार्य निर्देशन द्वारा किया जाता है। अब देख लेते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जो प्रबंध के जो 3 कार्य हैं शुरू के, उन वहाँ तक क्या किया जाता है, वहाँ तक कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली जाती है। ठीक है, लेकिन जो कर्मचारी नियुक्त हो चुके हैं वो अभी अपना काम स्टार्ट नहीं करते, शुरू नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है।
और वो काम तब तक नहीं शुरू करेंगे जब तक कि उन्हें बताया ना जाए कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो और ये काम कहाँ किया जाता है, ये काम निर्देशन में किया जाता है कि उन्हें बताया जाता है कि उन्हें क्या काम करना है और कैसे काम करना है। ठीक है, तो ये इसलिए गतिशीलता प्रदान करता है। दूसरा है, यह कर्मचारियों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करता है। एक संगठन में अनेकों कर्मचारी होते हैं और सभी की क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, इसलिए अगर एक भी कर्मी कार्य सही नहीं करता तो उसका प्रभाव अन्य कर्मियों पर पड़ता है, अतः समन्वय आवश्यक है। अब इसका मतलब ये है कि जब एक संगठन होता है और एक संगठन में एक कर्मचारी तो होता नहीं है, बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। ठीक है, और उन सभी की क्रियाएं जो होती हैं वो एक दूसरे से लिंक होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर कोई भी कर्मचारी है जो कि अपने काम को सही ढंग से नहीं करता, अब तो उस क्या होगा, उसका प्रभाव दूसरे कर्मचारियों पर भी पड़ेगा। अब जब दूसरे कर्मचारी उसको देखेंगे तो सोचेंगे अपना काम अच्छे से तो करता नहीं, इसको सैलरी भी अच्छी मिलती है, तो हम क्यों करें, हम भी क्यों ना ऐसे ही करें। ऐसे करने से क्या होगा कि संगठन का जो उद्देश्य है वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर समन्वय की आवश्यकता होती है ताकि उनमें समन्वय स्थापित किया जा सके और कोई भी काम में लापरवाही ना करे। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। अगला है आपका, यह है अभिप्रेरणा का माध्यम है। संस्था के उद्देश्यों को अभिप्रेरित कर्मचारी ही पूरा कर सकते हैं। अभिप्रेरणा का काम निर्देशन द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर क्या है, इसका मानना यह है कि जो संस्था के जो उद्देश्य होते हैं उसको अभिप्रेरित कर्मचारी ही पूरा कर सकता है। मोटिवेटेड, अभिप्रेरित का मतलब है यहाँ पर मोटिवेटेड। जो यहाँ पर इसका मानना यह है कि जो संस्था के उद्देश्य होते हैं उसकी पूर्ति एक खाली अभिप्रेरित कर्मचारी ही कर सकता है। ठीक है, और अभिप्रेरणा काम कौन करता है, निर्देशन करता है। तो ये इसलिए यहाँ पर अभिप्रेरणा का माध्यम है। अगला है, यह परिवर्तनों को लागू करना संभव बनाता है। प्रायः कर्मचारी जिस तरह के ढांचे में काम कर रहे होते हैं वे उसमें कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं करते, जबकि समय के साथ परिवर्तन आवश्यक होता है। प्रबंधक निर्देशन के माध्यम से कर्मचारियों को इस प्रकार तैयार करते हैं कि वे परिवर्तनों को स्वीकार करने लगते हैं। अब इसका मतलब यह है, प्रायः कर्मचारी जिस ढांचे में काम कर रहा होता है, इसका मतलब है कि कर्मचारी जिस ढांचे में, जिस वातावरण में पहले से काम कर रहा होता है वो उसमें कोई भी बदलाव नहीं चाहता। ठीक है, लेकिन समय के साथ तो परिवर्तन करना आवश्यक होता है। ठीक है, क्योंकि नई नई तकनीकें आती हैं, तो नई नई तकनीकों का प्रयोग करना हमें आवश्यक होता है जिससे हमारे संगठन के उद्देश्य जल्दी से प्राप्त हो सकें। तो इसके लिए क्या करता है, जो प्रबंधक होता है वो निर्देशन के माध्यम से कर्मचारियों को तैयार करता है। कर्मचारियों को इसलिए तैयार करता है कि वो परिवर्तनों को सामना कर सकें, परिवर्तनों को स्वीकार कर सकें। ठीक है, तो इसलिए जो ये है निर्देशन है वो परिवर्तनों को लागू करना संभव बनाता है। तो अगला है, यह संगठन में संतुलन स्थापित करता है। कभी कभी व्यक्तिगत व संस्थागत उद्देश्यों में संघर्ष पैदा हो जाता है। निर्देशन इन संघर्षों को दूर करता है और संगठन में संतुलन स्थापित करता है। अब इसका मतलब ये है कि कभी कभार क्या होता है कि व्यक्तिगत यानी कर्मचारी और संस्थागत मतलब प्रबंधक के उद्देश्यों में जो संघर्ष हो जाता है, संघर्ष पैदा हो जाता है। निर्देशन इन संघर्षों को दूर करता है और इन संगठनों में संतुलन स्थापित करता है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि एक किसी कंपनी, किसी संगठन के कर्मचारी होते हैं जो कि कुछ मांग करने लग जाते हैं, अनशन पे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, उससे वो संस्थागत और उसके कर्मचारी यानी व्यक्तिगत इनमें संघर्ष पैदा हो जाती है, मतलब एक दूसरे के प्रति वो संघर्ष करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये निर्देशन होता है जो संघर्षों को दूर करता है और उनमें संतुलन स्थापित करता है ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने निर्देशन के महत्व भी खत्म कर लिए। अब देख लेते हैं निर्देशन। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने वाले 80-90% ऐसे व्यूअर हैं जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखते। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हम भी मोटिवेट होते रहें और आपके लिए लगातार वीडियोस लेकर आते रहें। तो केवल 10% ऐसे हैं व्यूअर्स जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और 90% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो प्लीज़ आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए लगातार वीडियो लाते रहें। के तत्व पहले ही मैंने बता दिया आपको कि निर्देशन के 4 तत्व होते हैं, उनके मैंने आपको पीछे नाम भी बताया था, तो एक बार फिर से इनको जान लेते हैं। तो पहला है आपका पर्यवेक्षण।
क्या मतलब है इसका, क्या परिभाषा है इसकी? तो इसका अभिप्राय अपने अधीनस्थ के दिन प्रतिदिन के काम की प्रगति की देखभाल करने व उनका मार्गदर्शन करने से है। पर्यवेक्षण का मतलब ये है कि वो अपने अधीनस्थ के जो दिन प्रतिदिन का काम है उसकी देखभाल करें और उनका मार्गदर्शन करें। ठीक है, पर्यवेक्षण का मतलब ये होता है। अब दूसरा है आपका संदेश वाहन। इसका अभिप्राय तथ्यों, विचारों, भावनाओं आदि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरण करने व समझाने की कला से है। अब संदेश वाहन का मतलब क्या है? संदेश वाहन एक कला है, ठीक है, जिससे अपने तथ्यों, विचार, भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं और उसको समझाते हैं। ठीक है। तीसरा है आपका नेतृत्व। इसका अभिप्राय दूसरों को इस प्रकार से प्रभावित करने से है ताकि वो वही करे जो नेता चाहे। अब नेतृत्व का मतलब ये है कि दूसरों को इस ढंग से प्रभावित कर दो कि ताकि वो आदमी वही करे जो नेता चाहे। आपने देखा होगा कोई नेता होता है वही कार्य करता है जिससे कि वहाँ लोग उसके प्रभावित हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभावित हों। वो लोगों को अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है उन्हें, ठीक है, ताकि वो जो कहे वही लोग करें। चौथा है आपका अभिप्रेरणा। इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो वांछित उद्देश्य प्राप्ति हेतु लोगों में उत्तेजना पैदा कर देती है। इसका मतलब क्या है कि अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जो वांछित उद्देश्य, जो हमने उद्देश्य प्राप्त करना है भविष्य में, उसके लिए लोगों में उत्तेजना पैदा कर देती है। ठीक है, ये अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, ये दो प्रकार की होती हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। इसका आएगा अगले चैप्टर में, तो उसमें मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा। अभी यहीं पर इतना ही समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि वांछित उद्देश्य, जो हमने उद्देश्य प्राप्त करना है, उसके लिए लोगों में उत्तेजना पैदा कर देती है। तो ये होती है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। तो ये यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 7.1 खत्म होती है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो कमेंट करके बताइए, और जो नहीं समझ में आया है तो वो भी कमेंट करके बताइए। ठीक है, और मैं आपके साथ अब अगली वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए, और हाँ, रुकिए, अभी मत जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए जो बिजनेस स्टडी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, और एक लाइक तो बनता ही है, इसलिए एक लाइक करके ही जाइएगा। तो चलिए, मैं अगली वीडियो में आपके साथ अगले चैप्टर के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।